हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी 2026 की साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कुछ आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं, जिनके आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर हम पढ़ने को आए तो साइंस में कंटेंट तो अथाह है, लेकिन हमको टू द पॉइंट वही चीज़ें पढ़नी है, वैसे ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे हम उसी लेवल के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसा कि आपके एग्जाम में फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर व्यापम के किसी भी एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसी तरह के प्रश्नों की यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जितनी भी क्लासेस हैं ये आपकी प्रैक्टिस सेट की, सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक क्लास आपकी 1 से 2 नंबर सुनिश्चित करती है, तो आप प्रत्येक क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट क्लासेस में बताए जा रहे हैं आप उसको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। एक कॉपी रखिए और वहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, क्योंकि अननेसेसरी कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें पढ़ रहे हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में भी मैं वही चीज़ आपको बता रही जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे, तो आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। और एग्जाम के पहले जस्ट एक बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपकी एक पुख्ता तैयारी हो जाएगी, क्योंकि खुद के नोट्स से रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्लाज्मा में निष्क्रिय फाइब्रिनोजेंस को फाइब्रिन में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज, रेनिन या फिर प्लेटलेट्स? क्या आवश्यक है? निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए। तो ये ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रक्रिया होती है ना, वही प्रोसेस से यहाँ पे प्रश्न पूछा है। इसको हमने पढ़ा भी है जब हम रक्त टॉपिक पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी जब सीरीज पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जब हमने ब्लड टॉपिक पढ़ा था तो पूरा ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस भी पढ़ी थी। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग की अगर प्रोसेस की बात करें तो चोट लगी, चोट लगने के बाद क्या होते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाएंगे और प्लेटलेट्स एक्टिव होके क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देते हैं, थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। अब जो थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन का काम क्या होता है, थ्रोम्बिन का काम क्या होता है, तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने का काम करता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन, इसको नोट भी करते चलिएगा, फाइब्रिनोजन को किस में बदल देगा, फाइब्रिन में बदल देगा। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस ही नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे थ्रोम्बिन होगा तो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा, फिर बाद में ये फाइब्रिन क्या बनाएगा, एक जाल बनाएगा और जाल बना के ब्लड क्लॉट कर देगा। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है। ये पूरी प्रोसेस क्या चलती है कि चोट लगा, उसके बाद प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। अब थ्रोम्बिन का काम क्या हुआ, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदले और फाइब्रिन में जो होता है वो एक जालनुमा संरचना बना देता है और ब्लड क्लॉट कर देता है। देखिए बाकी ऑप्शन, थ्रोम्बोकाइनेज क्या होता है, तो थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाने में मदद करता है। ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाने में मदद करता है, बदलने का काम नहीं करता है, बदलने के लिए आवश्यक नहीं है। रेनिन ये किडनी से संबंधित है। प्लेटलेट्स ये क्लॉटिंग शुरू कराते हैं पर सीधे फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में नहीं बदलते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थ्रोम्बिन। यहाँ पे बोला है ना, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए क्या आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलता है। और ये पूरी प्रोसेस भी याद रखिएगा, इससे कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। उच्च नमक सांद्रता वाले पानी को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? बॉइलिंग द्वारा यानी उबाल के, यूवी रेडिएशन यानी यूवी विकिरण द्वारा, फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन द्वारा, या रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस आप शॉर्ट में इसको आरओ समझिए। प्रत्येक घर में, हर एक घर में आरओ वाला सिस्टम होता ही है, आरओ लगा होता है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए। तो बताइए उच्च नमक सांद्रता वाले पानी को किसके द्वारा शुद्ध, कौन सी प्रोसेस के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो देखिए बॉइलिंग क्या होता है, जब भी पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म किया जाता है और वो उबलने लगता है तो इसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग कहा जाता है। अब इससे बॉइलिंग प्रक्रिया से क्या होता है, अगर पानी में कोई भी बैक्टीरिया मौजूद है तो उसको नष्ट करने के लिए उसको बॉयल किया जाता है। वायरसेस मौजूद हैं तो वायरस को नष्ट करने के लिए पानी को बॉयल किया जाता है, यानी कोई भी कीटाणु अगर मौजूद है तो उसको नष्ट करने के लिए बॉइलिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है, पानी को उबाला जाता है। अब पीने का पानी शुद्ध करने हेतु पानी को उबालना एक अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है,
आ जाते हैं यूवी रेडिएशन, यूवी विकिरण। तो जैसे सूर्य की जो अदृश्य किरणें होती हैं ना, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, जिनसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसका काम किस में किया जाता है, पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक है, वाटर को प्योर करने में इसका काम किया जाता है। और वाटर के प्योर के अलावा जो अस्पताल में जितने भी उपकरण होते हैं हॉस्पिटल में, तो उन उपकरण को साफ करने के लिए यूवी रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। फिल्ट्रेशन क्या होता है, निस्यंदन क्या होता है, तो जब भी किसी द्रव को या गैस को फिल्टर से गुजारा जाता है और उसमें मौजूद अशुद्धियाँ जो होती हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोला जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे पानी से मिट्टी अलग करना, पानी है, पानी से अगर हम मिट्टी छान रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेशन कहलाएगा। धूल का कण हटाना या पानी में कोई भी सॉलिड मटेरियल उपलब्ध है तो उसको हटाना क्या कहलाएगा। जैसे पानी में मान लीजिए कचरा ही पड़ गया, पत्ती पड़ गए, फूल पड़ गए, तो उनको जो छान के जब हम अलग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन यानी स्यंदन बोला जाता है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पे पानी को ये शुद्ध करने की सबसे मॉडर्न टेक्निक है। पहले उबाल के पानी को शुद्ध किया जाता था, लेकिन अभी देखिए छान लिया जाता था पानी को, लेकिन अब हर एक घर में आरओ सिस्टम लगा होता है। तो आरओ में क्या होता है, ये सबसे मॉडर्न टेक्निक है। इसमें क्या होता है, पानी में ज़्यादा दाब डाला जाता है। जब पानी में ज़्यादा दाब डाला जाएगा तो आरओ में एक झिल्ली लगी होती है, एक विशेष प्रकार की झिल्ली या मेम्ब्रेन लगी होती है। और ये झिल्ली काम क्या करती है, ठीक है, एक विशेष प्रकार की झिल्ली लगी होती है। और इस झिल्ली का काम क्या होता है, जब पानी इससे होके गुजरता है ना, तो उसमें जितने भी सॉल्ट मटेरियल हैं यानी लवण हैं उनको वो अलग कर देता है। जितनी भी उसमें भारी धातुएं मौजूद होती हैं पानी में, उनको ये झिल्ली अलग कर देती है। और जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं ना, सारी चीज़ें अलग कर देती हैं। यानी बोलते हैं ना, जहाँ का पानी खारा है, बोलते हैं यहाँ का पानी बहुत खारा है, आरओ लगवाना पड़ेगा। तो ये इसीलिए, क्योंकि ये क्या करता है, इसमें विशेष प्रकार की एक मेम्ब्रेन लगी रहती है। जब ज़्यादा दाब में पानी इस मेम्ब्रेन से गुजरता है तो सैलिनिटी चली जाती है, जितने भी भारी धातुएं होती हैं वो हट जाती हैं, अशुद्धियाँ हट जाती हैं, और प्योरीफाई वाटर निकल के सामने आता है, बाहर आता है। तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। यही तो पूछा है कि उच्च नमक सांद्रता वाले पानी को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, यानी जो खारा पानी होता है, खारा पानी को किसके द्वारा शुद्ध करते हैं, तो किसके द्वारा शुद्ध करते हैं, आरओ सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम द्वारा शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो अगर शॉर्ट फॉर्म में पढ़ी है तो बॉइलिंग मतलब क्या होता है, कीटाणुओं को मारना। यूवी मतलब क्या होता है, किरणों से जीवाणु को नष्ट करना। फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, जितने भी ठोस पार्टिकल हैं, ठोस पार्टिकल को अलग करना। और रिवर्स ऑस्मोसिस यानी जितने भी घुले हुए लवण हैं, रसायन हैं, उनको हटाना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। गहरे समुद्र में रहने वाले जीव मुख्यतः हैं, कैसे होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, अपरदहारी या फिर सर्वाहारी, यानी हर्बीवोरस, कार्निवोरस, डेट्रीवोरस या फिर ओमनीवोरस। कैसे होते हैं गहरे समुद्र में रहने वाले जीव, तो देखिए हर्बीवोरस या फिर शाकाहारी कौन से जीव होते हैं, जो घास पत्ती खाते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, वो कैसे जीव होते हैं, शाकाहारी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर गाय, गाय क्या होती है, शाकाहारी होती है। हिरण क्या है, हिरण भी शाकाहारी है। खरगोश, खरगोश भी शाकाहारी है। तो ये जितने भी जानवर हैं ये कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। कार्निवोरस या मांसाहारी क्या होते हैं, जो दूसरे जीवों को खाते हैं, जो दूसरे जीवों को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे शेर, शेर मांसाहारी होता है, बाघ मांसाहारी होता है और शार्क मांसाहारी होता है। डेट्रीवोरस क्या कहलाते हैं, ये जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, उनको खाने वाले जो जीव होते हैं वो डेट्रीवोरस कहलाते हैं। यानी वो जीव जो सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, किसको खाते हैं, सड़े गले पदार्थ को खाते हैं, किस में आते हैं, डेट्रीवोरस में आते हैं। मृत जीवों के अवशेष, जैविक कचरा, इनको खाते हैं। यानी ये कुल मिला के सफाई का काम करते हैं, पर्यावरण को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं। अब इसमें आते क्या है डेट्रीवोरस में, तो इसमें केचुआ आ जाएगा। कौन कौन आ जाएगा, केचुआ आ जाएगा। जितने भी समुद्री कीड़े, कुछ समुद्री कीड़े, सारे तो नहीं आएंगे, समुद्री कीड़े इसमें आ जाते हैं। ठीक है, समुद्री कीड़े इसमें आ जाएंगे। समुद्री खीरा, ये जो सी कुकुम्बर जिसको बोलते हैं, वो डेट्रीवोरस के अंतर्गत ही आता है। ओमनीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस में वो जीव आते हैं जो कि दोनों को खाते हैं, यानी घास पत्ती भी खा लिए और मांस भी खा लिए, तो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी। ये पौधे और मांस दोनों को खाते हैं। ठीक है, पौधे और मांस दोनों को खाते हैं। और ऐसा खतरनाक प्राणी कौन है, मनुष्य।
ऐसा खतरनाक प्राणी कौन है? मनुष्य। मनुष्य प्लांट को भी खा जाता है और मांस मछली भी यानी दूसरे जीवों को भी खा जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे? ओमनीवोरस। और बाकी इस प्रश्न में पूछा क्या गया था कि गहरे समुद्र में रहने वाले जीव मुख्यतः कैसे होते हैं? तो समुद्री कीड़े जो होते हैं मेनली वो कैसे होते हैं? डिट्रीवोरस होते हैं। क्योंकि वहाँ पे देखिए समुद्र में जो गहराई होती है, गहराई में प्रकाश नहीं पहुँच पाता कि वो फोटोसिंथेसिस करें, तो इसलिए वहाँ के जो पौधे होते हैं वहाँ पौधे कम होते हैं। अधिकतर जो जीव होते हैं वो सड़े गले पदार्थों को, मृत पदार्थों को खाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डेट्रीवोरस होगा। अगला प्रश्न है, रक्त में कुल नमक की मात्रा लगभग होती है 1.85 से 1.9%, 11.85 से 11.9%, 2.85 से 2.9% या 0.85 से 0.9%। बताइए मानव रक्त में कुल नमक। अब देखिए जो मानव रक्त होता है, रक्त में जो नमक होता है मुख्यतः क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, और इसकी मात्रा अगर अप्रॉक्स बात की जाए तो 0.9% के समथिंग होती है। और 0.NaCl सोल्यूशन को ही क्या बोला जाता है? नॉर्मल सैलाइन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नॉर्मल सैलाइन कहा जाता है, जो रक्त के लिए समपराशरी होता है, आइसोटोनिक होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? 0.9% होता है, फिर भी हम रेंज लेके चलते हैं 0.85 टू 0.9%। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायु में जल किस रूप में पाया जाता है? जल वाष्प के रूप में, कार्बन के रूप में, धूल के रूप में या धूम्रपान के रूप में? बताइए। जल, अब जल जो है वो कार्बन के रूप में तो पाया नहीं जाएगा, धूल के रूप में तो पाया नहीं जाएगा, धूम्रपान के रूप में भी नहीं पाया जाएगा। तो वायु में जो जल मौजूद होता है किस रूप में मौजूद होता है? जल वाष्प के रूप में मौजूद होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जो जल वाष्प होता है ना, यही आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी का कारण होता है। जो आर्द्रता नमी होती है ना, वो जल वाष्प के कारण ही होती है। और जो बादल, वर्षा, ये सारी जो प्रोसेस होती हैं, इसमें जो मेन रोल होता है जल व वाष्प का ही यानी वाटर वेपर का ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऊर्जा का कोई लाभ या हानि नहीं होता है, यह स्थायी और अपरिवर्तनीय है, भौतिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। देखिए जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन दो तरीके का होता है या दो आधार पे होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज़ के फिजिकल अपीयरेंस में जो परिवर्तन आए, जो चेंजेस आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो ये पदार्थ में वो होने वाला परिवर्तन होता है जिसमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन आए, यानी अगर किसी चीज़ के, किसी वस्तु के सिर्फ और सिर्फ अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। उसके गुणों में कोई बदलाव नहीं होता, यानी जो पदार्थ का मेन ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होता, मेन प्रॉपर्टी सेम बनी रहती है, उसके गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ अवस्था चेंज होती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे बदल जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड से गैस से फिर वापस लिक्विड में या फिर सॉलिड में चेंज हो जाएगा, यानी अवस्था में परिवर्तन होगा, लेकिन उसका जो मेन गुण है, मेन प्रॉपर्टी है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, क्या है? आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है किसके? भौतिक परिवर्तन का। मतलब कोई भी चीज़ अगर टूट रहा है, टुकड़ा हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। यानी जैसे एक कांच का कोई टुकड़ा है, अगर आप इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में भी तोड़ देंगे, फिर भी दर्पण का काम क्या होता है? प्रतिबिंब को बनाना। दर्पण का काम क्या है? इमेज दिखाना। तो इसका चाहे कांच का छोटा सा टुकड़ा हो, यानी छोटा सा मिरर हो या बड़ा मिरर हो, इमेज बनाएगा। हाँ, उसके क्वालिटी में फ़र्क होगा, जो इमेज बनेगी उसकी क्वालिटी में फ़र्क होगा, लेकिन बनाएगा वो प्रतिबिंब ही, यानी उसका जो काम है, दर्पण का काम है प्रतिबिंब बनाना, तो वो इमेज ही बनाएगा। ठीक है, बस उसके अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में नहीं, बस उसके साइज में, आकार में परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो उसकी मेन प्रॉपर्टी है, जो उसका काम है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कागज़ को फाड़ा जाता है तो कागज़ का फटना किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा। कागज़ को हम 4 टुकड़े भी कर देंगे फिर भी रहेगा वो कागज़ ही। मोमबत्ती अगर पिघल रही है, ये दोनों में जाता है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक में आ जाता है, लेकिन अगर मोमबत्ती पिघल रही है तो पिघलना किस में आ जाएगा? भौतिक परिवर्तन में आता है। ठीक है,
और रबड़ का खींचना, यानी कोई अगर जैसे रबड़ है, रबड़ को हमने खींचे तो वो अपना आकार बदल ली, फिर उसको हमने छोड़ा, वो अपने वापस से उसी आकार में आ गई, तो ये क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भौतिक परिवर्तन होता है ना, वो परिवर्तनीय होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है, यानी उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, वापस उसी फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो अपरिवर्तनीय होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? अपरिवर्तनीय होता है, यानी उसको रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, इसमें गुण में ही परिवर्तन हो जाता है। जो मेन प्रॉपर्टी होती है पदार्थ की, वो अपने ओरिजिनल गुण को छोड़ के एक नए पदार्थ को बना लेता है, एक नया गुण धारण कर लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं अवस्था में परिवर्तन हो, बस जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें नया ही गुण होगा, नई प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई चीज़ जल रहा है तो जलना क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। अगर कोई चीज़ सड़ गया है तो सड़ना रासायनिक परिवर्तन। किसी भी चीज़ के गंध में परिवर्तन हो रहा तो रासायनिक परिवर्तन। रंग में परिवर्तन हो रहा तो वो रासायनिक परिवर्तन में कहलाएगा। पाचन रासायनिक परिवर्तन में आएगा। जो श्वसन होगा, श्वसन भी किस में आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन में। तो ये सारी प्रोसेस, अगर कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन, अगर फटना तो भौतिक परिवर्तन, सड़ना, कोई चीज़ सड़ रही है रासायनिक परिवर्तन, गंध में परिवर्तन हो रहा है रासायनिक परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो रहा है रासायनिक परिवर्तन, अगर किसी चीज़ का डाइजेशन हो रहा या कोई चीज़ पक रही है तो किसी भी चीज़ का पकना, चाहे फलों का पकना, चावल का पकना, किस में आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। तो ये क्या है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप जरूर एक टेबल बना के डिफरेंस के तौर पे इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। तो यहाँ पे प्रश्न में गलत पूछा है, तो यहाँ पे बोला है पहला ऑप्शन, ऊर्जा का कोई लाभ या हानि नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट है। जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो इसमें कोई भी ऊर्जा का लाभ हानि नहीं होता। भौतिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट है। जो द्रव्यमान क्या होता है? जो चीज़ जिस चीज़ की जिस मटेरियल से बनी है वो उसी मटेरियल, जब भाई गुण में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये कोई नया पदार्थ बनना ये केमिकल चेंज का है, रासायनिक परिवर्तन का है, भौतिक परिवर्तन का नहीं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि यह स्थायी और अपरिवर्तनीय होता है ना। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो हमेशा कैसा होता है? परिवर्तनीय होता है, यानी उसको परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे बर्फ़ को हम लिक्विड फॉर्म यानी वाटर में बना सकते हैं, फिर वाटर को वापस से सॉलिड फॉर्म यानी बर्फ में, आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन परिवर्तनीय होता है, अपरिवर्तनीय नहीं होता। यहाँ पे असत्य पूछा है, इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेलो एल्केन को नाभिक स्नेही के रूप में डेड डैश का उपयोग करके संगत अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है। किसका उपयोग करके? जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके, जल का उपयोग करके। इन तीनों में से आपको सही कोड चुनना है कि केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक दो तीन तीनों। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला है? जब भी जो हेलो एल्केन्स को संगत अल्कोहल में बदलने के लिए जब बदलते हैं तो एक रिएक्शन करवाई जाती है, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कराई जाती है। तो जब ये अभिक्रिया होती है ना, तब क्या होता है? जिसमें जो OH माइनस आयन होता है, कौन सा? OH माइनस आयन, या फिर जो H2O यानी वाटर होता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हैं। तो इसके लिए ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराई जाती है, इसके लिए जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी आवश्यकता होती है, जो कि OH माइनस आयन देता है। जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और जलीय है तो एक्वस लगा दीजिए। क्या है? एक्वस। जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, और ये भी कैसा होगा? एक्वस, और ये भी क्या करेगा? OH माइनस आयन देने का काम करेगा। और साथ ही जल H2O का भी उपयोग किया जाता है, जो कि एक कमजोर न्यूक्लियोफाइल पर प्रतिक्रिया कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे एक दो तीन, तीनों क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या होगा? फर्स्ट भी होगा, सेकेंड भी होगा और थर्ड भी होगा। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? अनबुझा चूना, या क्विक लाइम जिसको कहा जाता है, एप्सम साल्ट, बोरेक्स, या फिर जिप्सम। बताइए।
क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम। तो देखिए अनबुझा चूना या क्विक लाइम ये क्या होता है, इसका रासायनिक नाम यही होता है कैल्शियम ऑक्साइड। यानी फॉर्मूला क्या होता है, CaO। क्या होता है, CaO होता है, जिसको क्विक लाइम भी कहा जाता है। और इसका उपयोग किस में होता है, तो उपयोग होता है सीमेंट बनाने में। किस में इसका उपयोग होता है, सीमेंट बनाने में। साथ ही सफ़ेदी करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अम्लीय मिट्टी को सुधारने में, जो सॉइल अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय मृदा को सुधार करने में भी क्विक लाइम का उपयोग किया जाता है। साथ ही ड्राइंग एजेंट के रूप में पानी को सुखाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पानी को सुखाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, क्विक लाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी है। बाकी एप्सम सॉल्ट क्या होता है, एप्सम सॉल्ट को किस नाम से जानते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो MgSO4.7H2O ये एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग औषध में किया जाता है, दवाइयों बनाने में किया जाता है। और इसका उपयोग पौधों के लिए फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला बोरेक्स। तो बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स को किस नाम से जानते हैं, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है ये क्या होता है, सोडियम टेट्राबोरेट। क्या होता है, सोडियम टेट्राबोरेट। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम होता है। फॉर्मूला क्या होता है, NaB4O7 .10H2O ये किसका नाम होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग कांच के उद्योग में किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने में, और एक और महत्वपूर्ण उपयोग होता है इसका कीटाणुनाशक के रूप में। किस रूप में यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट आ जाते हैं जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। किस में, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। मृदा को सुधारने के लिए भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना। और आई होप आपको ये चारों चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इनसे इसको यहाँ पे डिटेल में मैंने इसलिए बताया क्योंकि इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है, पानी, शून्य स्थान, या फिर इसको हम निर्वात भी बोल सकते हैं। क्या होगा, निर्वात। ठीक है, वायु या फिर प्लास्टिक। प्रकाश की गति सबसे कम कहाँ पे होती है, तो देखिए अगर प्रकाश की बात करें, लाइट की बात करें, तो लाइट एक प्रकार की क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाती है, यानी विजुअल बनाने का काम करती है। प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। ठीक है, अगर कोई भी वातावरण नहीं है वहाँ भी प्रकाश गति कर सकता है, यानी प्रकाश हर उस माध्यम में गति कर सकता है जो कि पारदर्शी हो। प्रकाश को गति करने के लिए बस वस्तु क्या होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, बाकी प्रकाश हर एक माध्यम में गति कर सकता है। प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं, तो अगर प्रकाश की बात की जाए तो प्रकाश कैसी हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कैसी हैं, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती हैं। ठीक है, ध्रुवण की घटना प्रकाश के अनुप्रस्थ होने के बारे में ही बताती है, यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं, इसीलिए पोलराइजेशन की घटना होती है। और जो प्रकाश होता है ना, हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, हमेशा कैसे चलता है, सीधी रेखा में गति करता है, गमन करता है। यही जो सीधी रेखा में गति करने का जो प्रकाश का गुण है, इसी को रिज रेखी प्रभाव कहा जाता है। अब प्रकाश की अगर चाल की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम निर्वात में या फिर वायु दोनों को लेकर चलते हैं। तो निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं पे पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पानी में प्रकाश की चाल हो गई।
गई। फिर आ जाते हैं कांच में। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कांच में। और सबसे कम जो होती है किसमें होती है प्रकाश की चाल, नायलॉन में। किसमें होती है, नायलॉन में। नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है, नायलॉन में होती है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इससे ये साबित होता है कि प्रकाश सबसे ज़्यादा एयर में या फिर जो वैक्यूम स्पेस होता है वहाँ पे चलता है, फिर उसके बाद लिक्विड में चलता है, फिर उसके बाद सॉलिड में चलता है। यानी सबसे कम गति प्रकाश की कहाँ पे होगी, सॉलिड में होगी। तो निर्वात में तो सबसे ज़्यादा होगी, निर्वात में क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम पूछा है। फिर निर्वात के बाद वायु में होगी, फिर पानी में होगी यानी लिक्विड है। सबसे कम जो प्रकाश की गति होगी सॉलिड मीडियम में होगी, ठोस अवस्था में होगी। तो ठोस अवस्था में क्या है, प्लास्टिक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजन शक्ति क्या है, 1, 2, 3 या फिर 4। संयोजन शक्ति का मतलब आप क्या समझते हैं, संयोजन शक्ति मतलब है जोड़ने की क्षमता। संयोजन शक्ति मतलब क्या होती है, जोड़ने की क्षमता की, यानी जो कार्बन है वो कितने इलेक्ट्रॉन को या कितने बंध बना सकता है, कुल मिला के कितने बंध कार्बन बना सकता है, वही क्या कहलाती है, संयोजन शक्ति। तो जो कार्बन होते हैं, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसीलिए कार्बन 4 बंध का निर्माण करता है। और ये जो बंध बनाता है, कौन से बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं। कैसे बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। इसीलिए जो कार्बन है, कार्बन की संयोजन शक्ति कितनी मानी जाती है, 4 होती है। जैसे कि CH4, क्या है, CH4 यानी मीथेन होता है, इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है, यानी कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक वयस्क व्यक्ति के प्रति, यहाँ पे क्या होगा, 1 mm³ यानी घन मिलीमीटर में रक्त में लगभग कितनी RBC की संख्या पाई जाती है, 500, 5000 या फिर 5 लाख या 50 लाख। बताइए कितनी RBC की संख्या पाई जाती है। तो एक वयस्क व्यक्ति के प्रति 1 mm³ में रक्त की लगभग कितनी, 50 लाख RBC पाए जाते हैं। ये RBC जो होते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, इसको हमने कल या परसों की क्लास में डिटेल में पढ़ा भी है। तो ये क्या करती हैं, इसमें HB यानी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, और साथ ही ये ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करती हैं, लाल कलर उसको देती हैं। और RBC का काम क्या है, ये क्या करेगा, जो लंग्स है ना, लंग्स से O2 वाला ब्लड ले जाएगा पूरे बॉडी में, और बॉडी से CO2 वाला ब्लड ले जाएगा कहाँ पे, लंग्स में शुद्ध होने के लिए। तो ये क्या होता है, काम होता है महत्वपूर्ण RBC का। जो RBC है ना, ये मेल में ज़्यादा होती है, मेल में RBC की संख्या ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल में RBC की संख्या क्या होती है, कम होती है। और जब भी RBC की संख्या कम हो जाती है, RBC कम होने पे एक रोग हो जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एनीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी इस प्रश्न में यही पूछा गया था। तो कितनी RBC की संख्या होती है, तो 50 लाख के करीब RBC पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग में है ये। अगला प्रश्न है, सामान्यतः अधातु किसके साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, अम्ल और क्षार, पानी और अम्ल, ऑक्सीजन और क्षार, पानी और ऑक्सीजन। जो अधातुएं होती हैं वो किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, बताइए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, पानी और अम्ल। क्या हो जाएगा, पानी और अम्ल। जो अधातुएं होती हैं ना, वो पानी और अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, अधिकांश अधातुएं। अब देखिए अधातु की बात कही गई है, तो धातुओं के हम भौतिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो धातु होती है ना, ये कैसी होती हैं, सुचालक होती हैं। कैसी होती हैं, सुचालक होती हैं, यानी विद्युत और ऊष्मा का चालन करती हैं। 1 मिनट, यहाँ पे देखते हैं। तो धातुएं कैसी होती हैं, सुचालक होती हैं, यानी विद्युत और ऊष्मा का अच्छे से चालन करती हैं। साथ ही जो धातुएं होती हैं आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है, आघात वर्धनीय का मतलब कि इसको हम पीट के पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। जितनी भी धातुएं हैं उनको पीट के चादर के रूप में बदल सकते हैं। साथ ही जितनी भी धातुएं होती हैं तन्य होती हैं, यानी इनको खींच के तार के रूप में बदला जा सकता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। अपवाद हर जगह पे होता है, जैसे यहाँ पे सोडियम पोटेशियम होता है, ये अपवाद हैं, ये नरम अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जो अधिकांश धातुएं होती हैं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। और साथ ही धातुओं में चमक का गुण पाया जाता है, धातुएं चमकीली होती हैं। धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक मतलब जब भी इनको पीटो ना तो इनसे आवाज़ आती है। तो धातुएं कैसी होती हैं, ध्वनिक होती हैं।
अब इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, अधातु। अधातु कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं। अब इसमें भी ग्रेफाइट अपवाद होता है। अधातुएं जो होती हैं ये टूट जाती हैं, भंगुर होती हैं, यानी इसमें आघात वर्जनीयता और तन्यता दोनों का गुण नहीं पाया जाता है। ये कैसी होती हैं, भंगुर होती हैं। इनको अगर पीटा जाए तो ये टूट जाती हैं। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, ये चमकदार नहीं होती हैं, ना ही ये ध्वनिक होती हैं। और जो जितनी भी अधातु होती हैं ना, उनमें से अधिकांश अधातुएं कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं। इनमें कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है। हीरा यहाँ पे भी अपवाद है, ये ध्यान रखिएगा। हीरा अधातु है, फिर भी ये सबसे कठोर होता है, ठीक है। और बाकी अधातुओं का गलनांक बहुत कम होता है और अधातु में कोई भी चमक नहीं पाई जाती। तो ये है धातु और अधातु के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनते हैं और बहुत बने भी हैं यहाँ से प्रश्न, तो आप इसको भी एक डिफरेंस के तौर पे छोटे छोटे पॉइंट में नोट जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न पे। हाँ, तो यहाँ पे यही पूछा था कि सामान्य अधातुएं किसके साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, तो पानी और अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरा शैवाल है, क्लेमाइडोमोनास, लेमिनेरिया, फुकस या फिर क्लोरोफाइटा। तो देखिए जो क्लेमाइडोमोनास होता है ये एक प्रकार का यूनिसेलुलर होता है, यानी एक कोशिकीय होता है। तो ये क्या है, एक कोशिकीय हरा शैवाल होता है। तो यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पाया कहाँ पे जाता है, तो ये हमेशा मीठे पानी में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, मीठे पानी में, तालाब में, नमी वाले जगहों में पाया जाता है। और इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, दो फ्लैजिला पाया जाता है, जिनकी सहायता से ये क्या करता है, चलने का काम करता है। तो इसमें चलने के लिए फ्लैजिला अंग पाया जाता है। अब ये हरा कलर का शैवाल है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने का काम भी करता है, ठीक है। बाकी लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया क्या है, एक प्रकार का भूरा शैवाल है। ये कैसा शैवाल है, एक प्रकार का भूरा शैवाल है। और ये पाया कहाँ पे जाता है, समुद्र में। लेमिनेरिया कहाँ पे पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। ये आकार में बड़ा होता है। जितने भी लेमिनेरिया होते हैं कैसे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। और ये आयोडीन और एल्जिनेट प्राप्त किया जाता है इनसे। लेमिनेरिया से क्या प्राप्त किया जाता है, आयोडीन प्राप्त किया जाता है। फुकस पे आ जाते हैं। फुकस क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का ब्राउन एल्गी होता है, यानी भूरा शैवाल होता है। फुकस भी क्या होता है, भूरा कलर का शैवाल होता है, ग्रीन शैवाल ये नहीं होता। और ये भी कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। और समुद्र के अलावा कहाँ पे पाया जाता है, चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। इसको रॉकवीड भी कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है, ये औषधि बनाने में उपयोग किया जाता है। औषधि या फिर खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफाइटा से तो आप सभी लोग परिचित हैं। ये कोई जीव नहीं होता है, ये हर एक शैवाल का एक समूह होता है। जितने भी क्लेमाइडोमोनास हैं, अगर ये इकट्ठे हो जाए, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, वॉलवॉक्स, अगर ये इकट्ठे हो जाए तो इन्हीं के समूह को क्या बोला जाता है, क्लोरोफाइटा कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबुन किस प्रकार के अम्ल के एस्टर होते हैं, फैटी अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। साबुन किस प्रकार के अम्ल के एस्टर होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फैटी एसिड, फैटी अम्ल। जो साबुन होता है वास्तव में उच्च वसीय यानी फैटी अम्लों के सोडियम या फिर पोटेशियम के लवण होते हैं। किसके, सोडियम या फिर पोटेशियम के लवण होते हैं, जैसे कि स्टीयरिक एसिड। इसके एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, स्टीयरिक एसिड, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड। और तीसरा क्या हो जाएगा, ऑलिक एसिड। क्या हो जाएगा, ऑलिक एसिड। ये क्या हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो जब भी फैट को, वसा या तेल को किससे मिलाया जाता है, NaOH से मिलाया जाता है या KOH से, ठीक है। सोडियम या फिर पोटेशियम से मिलाया जाता है, पोटेशियम के लवण से मिलाया जाता है, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है साबुन। इससे साबुन बनता है और साथ में ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है, ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। इसी को क्या बोलते हैं, सैफोनिफिकेशन या साबुनीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है साबुन किस प्रकार के अम्ल के एस्टर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाइन सल्फाइड, ना जाइन सल्फाइड नहीं, क्या होगा, जिंक सल्फाइड, ZNS। जिंक सल्फाइड का निर्माण डैश डैश का उदाहरण है, रिडक्शन
ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का योग, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का हटाना। तो देखिए जब भी जिंक की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, सल्फर से कराई जाती है, तो बनता है ZNAS यानी जिंक सल्फाइड का निर्माण होता है। अब इसमें जिंक का सल्फर के साथ संयोजन हो रहा, क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा, एडिशन हो रहा। तो ये जो एडिशन होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। देखिए अभी पहले हम क्या पढ़ते थे कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही तो क्या कहलाता है, रिडक्शन। लेकिन अब अगर डेफिनेशन पढ़ें तो अब क्या बताता है कि ऑक्सीजन ऐड रिमूव तो ठीक है, लेकिन अगर कोई जो तत्व है, कोई भी पदार्थ है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन खोता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीकरण। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का खोना और लेना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। या फिर एक तत्व अगर दूसरे तत्व से संयोजित हो रहा है तो ये संयोजन का गुण भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे जिंक और सल्फर आपस में संयोजित होकर जिंक सल्फाइड का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न भले ही कम थे, हमने 15 प्रश्न पढ़े, पर 15 प्रश्न में लगभग हमने 60 से 70 प्रश्नों का कंटेंट क्लियर किया है। यानी एक आधे घंटे से 35 मिनट की क्लास में हमने लगभग 70 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है, अगर आप इसको डिटेल में एनालाइज करके देखिए तो। फिर भी मैं बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे धातु अधातु बता गई, आपको सारी प्रोसेस बताई गई, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी चीज़ें, तो जितनी भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए गए हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे प्रश्न बने हैं। तो आप इसको नोट डाउन करके अच्छे से एक नोट्स बनाइए, वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन करके रखते चलिए। और जब आपका एग्जाम आएगा ना, आप सारी चीज़ें एक बिल्कुल सीक्वेंस में नोट डाउन करिए, हर एक क्लास की चीज़ें। और फिर अब जब एग्जाम आए तो एक बार आप जस्ट उसको रिवाइज कर लीजिए, देखिए आपके एग्जाम में कितना बेनिफिट होता है उससे। तो नोट्स जरूर बनाना है। और जितनी भी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हैं, इनकी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो वहाँ पे सारी क्लासेस आपकी सीक्वेंस में डाली हैं, वहाँ से सारी क्लासेस को भी पढ़ना है, पढ़िए, नोट्स बनाइए और बार बार मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करिए। फिर आपको साइंस की तैयारी करने के लिए अलग से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक 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 इसी प्लेलिस्ट से आपकी साइंस की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। धन्यवाद।